बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसामुर रहमान और आज हमारा टॉपिक है ग्लाइऑक्सिजोम। ये दरअसल परऑक्सिजोम की ही किस्म है, या आप इसे कह सकते हैं कि ये प्लांट्स के परऑक्सिजोम हैं, क्योंकि ये सिर्फ पौधों के अंदर मौजूद होते हैं। अगर हम देखें इनकी फॉर्मेशन, ये बनते बिल्कुल उसी तरह हैं और वहाँ ही बनते हैं जहाँ पे लाइजोसोम और परऑक्सिजोम बनते थे। यानी ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसके एंजाइम बनते हैं, गोल्जी ऑपरेटस में इनकी प्रोसेसिंग होती है और गोल्जी वेजिकल की शक्ल में बडीड ऑफ होते हैं। तो ये इस मेम्ब्रेन को हम सिस्टर्नी कहते हैं। तो इसी वजह से आप ग्लाइऑक्सिजोम को सिस्टर्नल ऑर्गेनेली भी कह सकते हैं, क्योंकि वो सिस्टर्नी मेम्ब्रेन के गिर्द ही लिपटे होते हैं। यानी आप कह सकते हैं ये सिस्टर्नल ऑर्गेनेली। और फिर मैंने बताया कि ये परऑक्सिजोम की ही किस्म है और परऑक्सिजोम को हम माइक्रोबॉडीज़ भी कहते थे, तो इसको भी आप माइक्रोबॉडीज़ कह सकते हैं। ये क्या है? माइक्रोबॉडीज़। अब बात करते हैं इसकी एटमोलॉजी की कि ये ग्लाइऑक्सिजोम लफ्ज़ आया कहाँ से। इसकी एटमोलॉजी हम इसके फंक्शंस में डिस्कस करेंगे। अभी हम देखते हैं कि इसकी प्रेजेंस। वो कह रहा है कि प्लांट्स कंटेन एन ऑर्गेनेली, प्लांट्स के पास ये ऑर्गेनेली है, विच इन एडिशन टू ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज एंड कैटालेज। यानी जिसके पास कौन से एंजाइम है? एक तो उसके पास एंजाइम है ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज और ग्लाइकोलिक एसिड कैटालेज। वो कह रहा है इसके अलावा पोजेस ये रखते हैं एंजाइम नोट फाउंड इन एनिमल सेल। यानी इन दोनों एंजाइम के अलावा इसके पास ऐसे एंजाइम भी हैं जो एनिमल सेल के अंदर मौजूद नहीं। अब वो एंजाइम एनिमल सेल में क्यों मौजूद नहीं, उसको हम अगले पॉइंट में डिस्कस करते हैं। लेकिन ये देख लें कि ये जो ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज और कैटालेज नाम से ज़ाहिर है, ये जो ऑक्सीडेज है ये क्या करता है? ये ग्लाइकोलिक एसिड की ऑक्सीडेशन करता है, यानी फॉर्मेशन करता है। जबकि कैटालेज क्या करता है? ये ग्लाइकोलिक एसिड की ब्रेक डाउन करता है। तो नाम से ज़ाहिर है कि ऑक्सीडेज से मुराद ये एनाबॉलिक रिएक्शन है, बनाना। जो चीज़ बनाने में इन्वॉल्व कोई चीज़ बनती है ना, छोटे मॉलिक्यूल मिलकर बड़े मॉलिक्यूल बनते हैं, तो एनाबॉलिक रिएक्शन होता है। तो ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज ऐसा एंजाइम है जो एनाबॉलिक रिएक्शन करता है, जबकि कैटालेज क्या करता है? ये कैटाबॉलिक रिएक्शन करता है, चीज़ों को तोड़ता है। फिर आगे वो कह रहे हैं अबंडेंस इन प्लांट सीडलिंग, पौधे की सीडलिंग में ये कसरत से मौजूद होते हैं। अब सीडलिंग किसे कहते हैं? देखें, ये बीज है पौधे का, बीज के अंदर एम्ब्रियो मौजूद है। जैसे ही इसको फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलती है तो इससे रूट्स निकलती हैं और शूट्स निकलती हैं। बीज से सबसे पहली जड़ें और वो जो शाखें निकलती हैं, उस पौधे को, ये जो सबसे पहला नन्हा पौधा है, इसे हम कहते हैं सीडलिंग। ये क्या है? ये पौधे की सीडलिंग। वो कह रहा है कि ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? प्लांट सीडलिंग, इस सीडलिंग में। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि सीडलिंग रिलाय अपॉन स्टोर्ड फैटी एसिड। रिलाय कहते हैं डिपेंड करना, यानी किसी चीज़ के ऊपर इन्हिसार करना। अब इसको गौर से समझिएगा। देखें, जैसे ही इस बीज से ये जड़ निकलती है और ये पत्ते निकलते हैं, अब ये फ़ौरन तो फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं शुरू कर सकते, क्योंकि पौधा जो सा अपनी खुराक खुद बनाता है फोटोसिंथेसिस के अमल से, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में। लेकिन ये जो नन्हा पौधा अभी जिसके पत्ते निकले हैं, ये अभी ज़मीन के नीचे ही हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस का अमल फ़ौरन नहीं कर सकते। तो ये फिर खुराक कहाँ से लेंगे? पत्ते बनाने के लिए ये जो छोटी जड़ें बन रही हैं, इनको बनाने के लिए खुराक कहाँ से लेंगे? ये देखें, अभी तक ये ज़मीन से बाहर नहीं निकला। तो जब तक ये ज़मीन से बाहर निकल के फोटोसिंथेसिस का अमल शुरू नहीं करता, तब तक ये खुराक कहाँ से लेगा? बीज के अंदर क्या स्टोर है? फैटी एसिड। उस फैटी एसिड से। देखें, प्लांट सीडलिंग रिलाय अपॉन स्टोर्ड फैटी एसिड, क्योंकि वो फैटी एसिड बीज के अंदर स्टोर होता है, तो वहीं से ये उस फैटी एसिड को इस्तेमाल करके ये जड़ें बना रहा है और ये पत्ते बना रहा है। अब वो क्या होगा? वो कह रहा है कि फैटी एसिड क्या करता है? टू प्रोवाइड देम विद एनर्जी फ्राहम करता है उसको। किस लिए? मटीरियल टू बिगन, यानी प्रोवाइड एन एनर्जी, मटीरियल टू बिगन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स। वो एनर्जी मटीरियल फ्राहम करता है ताकि वो नया पौधा, बिगन कहना है शुरू होना, फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स, नया पौधे को बनना शुरू करे। अब देखें, गौर करें, पौधे को तो इसकी ज़रूरत है स्टोर्ड फैटी एसिड की, लेकिन जो एनिमल्स हैं वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते, बल्कि वो खुराक बनी बनाई इन्वायरमेंट से लेते हैं। यही वजह है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ पौधों में ऑर्गेनेली मौजूद है, एनिमल्स के अंदर मौजूद नहीं।
और यहाँ से एक और पॉइंट गौर कीजिए कि जब सीड छोटा होता है, यानी पौधा छोटा है, सीडलिंग है, सिर्फ इसको उस वक्त एनर्जी की ज़रूरत है। जैसे ही पौधा इस ज़मीन से बाहर आ गया, अब ये फोटोसिंथेसिस करेगा और अपनी एनर्जी खुद बनाएगा। लिहाजा ग्लाइकोलिज़ोम सिर्फ सीडलिंग के अंदर मौजूद है, कब तक? जब तक उसको खुराक की ज़रूरत है। जैसे ही पौधा फोटोसिंथेसिस शुरू करेगा, ग्लाइकोलिज़ोम की तादाद भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये टेम्पोरेरी ऑर्गेनेली हैं, ये सिर्फ तब मौजूद है जब इस पौधा सीडलिंग स्टेज पे है। लिहाजा आप इसका एक और नाम इसे आप कह सकते हैं, ये क्या है? ये टेम्पोरेरी ऑर्गेनेली, यानी ये आर्जी तौर पे मौजूद होते हैं सीडलिंग के अंदर। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ ग्लाइकोलिज़ोम। पहला फंक्शन है इन जर्मिनेटिंग सीडलिंग। अब ये जर्मिनेटिंग सीडलिंग किसे कहते हैं? बीज से जो नन्हा पौधा निकलता है ना, यानी बीज से पौधे का निकलना, उसे हम कहते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड। और जर्मिनेशन के नतीजे में ये जो पौधा निकलता है इसे हम क्या कहेंगे? सीडलिंग, क्योंकि ये जर्मिनेट कर रही है, उग रही है। तो जर्मिनेटिंग सीडलिंग में वो क्या कह रहा है कि ग्लाइकोलिज़ोम क्या करता है? कन्वर्ट करता है स्टोर्ड फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट में। अब इस पॉइंट को नहायत तवज्जो से समझिएगा। मैंने अभी बताया कि इस सीडलिंग के अंदर जो खुराक स्टोर है वो किस शक्ल में स्टोर है? फैटी एसिड की शक्ल में। लेकिन याद रहे कि पौधा जो खुराक इस्तेमाल करता है ना, वो फैटी एसिड की शक्ल में इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि पौधा खुराक इस्तेमाल करता है एटीपी की शक्ल में। मसलन जिस तरह हम रेस्पिरेशन करते हैं, ग्लूकोज को तोड़ते हैं। ग्लूकोज यानी रेस्पिरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ा जाता है और उसको टूटने के नतीजे में एटीपी बनती है और उस एटीपी को सेल एज ए एनर्जी इस्तेमाल करता है। बिल्कुल इसी तरह पौधे के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, जिसको तोड़ के एटीपी बनाई जा सके। तो सबसे पहले पौधा क्या करता है? अब इस जो जमा शुदा उसमें फैटी एसिड है, फैटी एसिड को तोड़ा जाता है कार्बोहाइड्रेट्स में। अब फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट में तोड़ने के लिए वो कह रहा है अचीव्ड थ्रू साइकिल, यानी इस अमल को हासिल किया जाता है एक साइकिल के ज़रिए। एक साइक्लिक रिएक्शन है जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल। यानी गौर से समझें, ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल वो केमिकल रिएक्शन है, वो साइक्लिक केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट में तोड़ा जाता है। लेकिन इस साइकिल को चलाने के लिए इंजाइम चाहिए, क्योंकि आपको पता है हर केमिकल रिएक्शन का हर स्टेप जो सा है उसको इंजाइम कैटालाइज करता है। अब उसको चलाने के लिए जो इंजाइम चाहिए वो इंजाइम किसके पास मौजूद है? ग्लाइकोलिज़ोम के पास मौजूद है। तो ग्लाइकोलिज़ोम के पास वो इंजाइम है जिन इंजाइम ने ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल को चलाना है और उस साइकिल के चलने के नतीजे में फैटी एसिड ने किस में कन्वर्ट होना है? कार्बोहाइड्रेट में। अब देखिए, अच्छा इसी वजह से हम इनको यहाँ पे अब हमने जो पीछे डिस्कस किया था इसको हम ग्लाइकोलिज़ोम कहते हैं। वो इसी वजह से कहते हैं कि इनके अंदर ऐसे इंजाइम्स मौजूद हैं जो ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल को चलाने के लिए रिक्वायर्ड है। तो उन इंजाइम की वो इंजाइम किसके पास मौजूद है? ग्लाइकोलिज़ोम के पास। वो इंजाइम किसको चलाते हैं? ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल को। इसी वजह से हम इनको क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिज़ोम। उसके बाद वो कह रहा है कि प्लांट्स के अंदर इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। कहाँ? बोथ कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक पाथवे, यानी पौधों के अंदर इनका किरदार कैटाबॉलिक भी होता है और एनाबॉलिक भी, जो भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ एंजाइम है जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज, वो क्या करते हैं? वो एनाबॉलिक करते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शन करते हैं। और जो कैटालेज एंजाइम है वो कैटाबॉलिक रिएक्शन करते हैं। फिर देखें जी, इन सीड्स रिच इन लिपिड्स, वो अब ये कह रहा है कि ये मौजूद कहाँ पे होते हैं? ग्लाइकोलिज़ोम वहाँ पे मौजूद होते हैं इन ऐसे सीड जो कि लिपिड से रिच हैं, मसलन कैस्टर बीन, सोयाबीन। फिर इसी तरह ग्लाइकोलिज़ोम आर साइट फॉर ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड टू सक्सीनेट। ग्लाइकोलिज़ोम वो साइट है, वो जगह है जहाँ पे फैटी एसिड को सक्सीनेट में तोड़ा जाता है। याद रहे कि दरअसल ये जो साइक्लिक एक्टिविटी है ना, ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल, जिसमें फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट में तोड़ा जाता है, तो फैटी एसिड को सबसे पहले तोड़ा जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। एसिटाइल कोएंजाइम ए से फिर सक्सीनेट बनता है और सक्सीनेट से फिर आगे कार्बोहाइड्रेट्स की मुख्तलिफ इकसान बनती हैं। बल्कि आप कह सकते हैं कि सक्सीनेट भी कार्बोहाइड्रेट की एक किस्म है। उसके बाद कह रहा है कि प्रेजेंट ओनली ड्यूरिंग ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, सिर्फ ये थोड़े से वक्फे के लिए मौजूद हैं। इसी वजह से हम इनको टेम्पोरेरी ऑर्गेनेली भी कहते हैं। कब मौजूद होते हैं? इन जर्मिनेशन ऑफ लिपिड रिच सीड, यानी जब
उन सीड ने जर्मिनेट करना हो जिनमें लिपिड मौजूद है। लिपिड से मुराद यानी फैटी एसिड, वो सीड जिनमें फैटी एसिड या लिपिड मौजूद है, जब उन्होंने जर्मिनेट करना है सिर्फ तब मौजूद है। उनकी मिसाल क्या है? कैस्टर बीन या सोयाबीन। वो कह रहा है एब्सेंट इन लिपिड पुअर सीड, उन सीड में ही एब्सेंट होते हैं, नहीं होते जिनमें लिपिड्स नहीं होते। मिसाल के तौर पर पी प्लांट, मटर के बीज ने जब जर्मिनेट करना है तो उनके अंदर ये मौजूद नहीं है, क्योंकि मटर के अंदर फैटी एसिड नहीं होता। ग्लाइकोजिसोम में लॉन्ग क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनता है, व्हाट आर ग्लाइकोजिसोम, गिव देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, या इस तरह से भी आ सकता है, राइट ए नोट ऑन ग्लाइकोजिसोम। तो ये पूरे का पूरा इसका जवाब। नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट रोल ऑफ ग्लाइकोजिसोम। तो उसका जवाब आप ये नंबर 1 से नंबर 1 तक ये पूरा पैराग्राफ भी कर सकते हैं, पहला जो 7 लाइनों का है, या जो मैंने मार्क किए हैं 5 लाइनें वो भी कर सकते हैं। दूसरा सवाल है, डिफरेंशिएट बिटवीन पेरोक्सिसोम एंड ग्लाइकोजिसोम। तो इसका डिफरेंस मैंने पीछे पेरोक्सिसोम वाले लेक्चर के अंदर भी मैंने लिख दिया 4 डिफरेंसेस, और ये इसके आप यहाँ से भी इसको नोट कर सकते हैं। जो आप पेरोक्सिसोम और ग्लाइकोजिसोम में डिफरेंस का जवाब आप यहाँ से भी कर सकते हैं, तो इसको आप नोट कर लें। और इसके बाद इसको देख लें, बाकी इसमें MCQ बनते हैं, कोई और ख़ास शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के हवाले से अहम नहीं है। तो ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।